हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हमने पिछले क्लास में देखा था 1 से 30 तक के क्वेश्चन। तो आज हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 31। चलिए फिर शुरू करते हैं। अधिकतम सामाजिक लाभ प्राप्त किया जा सकता है जब, तो इसका आंसर हो जाएगा दूसरा नंबर, सीमांत सामाजिक त्याग बराबर सीमांत सामाजिक लाभ। जब ये दोनों बराबर होंगे तब अधिकतम सामाजिक लाभ प्राप्त किया जा सकता है। और इसकी व्याख्या है, सीमांत सामाजिक त्याग के बराबर सीमांत सामाजिक लाभ की स्थिति होने पर अधिकतम सामाजिक लाभ प्राप्त किया जा सकता है। इसको हम रेखा चित्र द्वारा समझ सकते हैं। सीमांत सामाजिक त्याग वक्र एक ऊपर की ओर बढ़ता हुआ वक्र है, जहां मुद्रा के अतिरिक्त इकाई कर के रूप में लेने पर सामाजिक त्याग प्रति इकाई कर लगातार बढ़ता है। सीमांत सामाजिक लाभ वक्र एक नीचे की ओर झुका हुआ वक्र है, जो दर्शाता है कि सार्वजनिक व्यय में प्रति इकाई वृद्धि होने पर सामाजिक लाभ प्रति इकाई घटता है। आगे है क्वेश्चन नंबर 32। कर का वैधानिक करापात किससे संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा पहला, व्यक्ति जो कर का भुगतान करने के लिए कानूनी तौर पर उत्तरदायी है। इसकी व्याख्या है, कर का वैधानिक करापात उस व्यक्ति से संबंधित है जो कर का भुगतान करने के लिए कानूनी तौर पर उत्तरदायी है। करापात से अभिप्राय उस व्यक्ति से है जिस पर कर का अंतिम मौद्रिक भार पड़ता हो। यदि सरकार किसी व्यक्ति पर कर लगाती है तथा कर की राशि भी उस व्यक्ति से वसूल करती है, परंतु यदि किसी उत्पादक पर सरकार ने कर लगाया लेकिन वह उसे उपभोक्ताओं की ओर हस्तांतरित कर दे, तो करापात तो उपभोक्ताओं पर होगा, परंतु कराघात उत्पादकों पर, क्योंकि कर की वसूली रजिस्टर में उत्पादक का नाम दर्ज होता है। आगे है क्वेश्चन नंबर 33। प्रत्याशा वर्धित फिलिप्स वक्र द्वारा वर्णित संबंध निम्नलिखित में से किसमें सही है? इसका आंसर हो जाएगा पहला, केवल दीर्घ अवधि में। इसकी व्याख्या है, प्रत्याशा वर्धित फिलिप्स वक्र द्वारा वर्णित संबंध केवल दीर्घ अवधि में सही है। इसके अंतर्गत दीर्घकाल में बेरोजगारी और स्फीति में विनिमय नहीं होता। फिलिप्स वक्र मौद्रिक मजदूरी तथा बेरोजगार की दर में विपरीत संबंध व्यक्त करता है। यह संबंध स्थिर, व्युत्क्रम तथा गैर रैखिक होता है। आगे है क्वेश्चन नंबर 34। बेरोजगारी की गैर त्वरित स्फीति दर का अर्थ है? तो इसका आंसर हो जाएगा पहला, बेरोजगारी की दर जिसके लिए स्फीति दर में परिवर्तन शून्य है। और इसकी व्याख्या है, बेरोजगारी की गैर त्वरित स्फीति दर बेरोजगारी की वह दर है जिसके लिए स्फीति दर में परिवर्तन शून्य है। इसका अर्थ है, बेरोजगारी की गैर त्वरित मुद्रास्फीति दर बेरोजगारी का सबसे निचला स्तर है। जब बेरोजगारी गैर त्वरित स्फीति दर पर होती है तो मुद्रास्फीति स्थिर होती है। यह दीर्घकालीन फिलिप्स वक्र द्वारा प्रदर्शित की जाती है। यह बेरोजगार की वह प्राकृतिक दर है जो श्रम की मांग तथा पूर्ति के अनुरूप बाजार की उन शक्तियों को व्यक्त करती है जो ना तो विद्यमान मुद्रास्फीति की दर को बढ़ाती है और ना ही कम करती है। आगे है क्वेश्चन नंबर 35। नौकेंजवादी कीमत और मजदूरी जड़ता की व्याख्या के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग करते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा पहला, छितरे हुए श्रम संविदाएं। इसकी व्याख्या है, नौकिंजवादी कीमत और मजदूरी जड़ता की व्याख्या के लिए ये छितरे हुए श्रम संविदाएं का उपयोग किया जाता है। छितरे हुए श्रम संविदाओं का प्रतिपादन जॉन वी टेलर द्वारा किया गया है, जिसमें कुल मौद्रिक मांग सूचीकरण मौद्रिक मजदूरी दर जड़ता का स्रोत है। मान लीजिए यदि मौद्रिक प्राधिकरण अर्थव्यवस्था में मुद्रा आपूर्ति को घटा देते हैं जिससे मांग और उत्पादन कम हो जाता है, तो ऐसे में पूर्ण रोजगार बनाए रखने के लिए मौद्रिक मजदूरी में अनुपातिक समायोजन की आवश्यकता होती है। चूँकि मजदूरी अनुबंध छितरे हुए हैं, इसलिए कुल मांग और उत्पादन के परिवर्तन के अनुसार मजदूरी समायोजन बहुत धीमी है। आगे है क्वेश्चन नंबर 36। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। किसी बाजार में किसी उत्पाद या सेवा के लिए
प्रभावी मांग उस समय उत्पन्न होती है जब किसी अन्य बाजार में क्रेताओं का व्यवहार प्रतिबंधित होता है। बी, प्रतीकात्मक मांग उस समय उत्पन्न होती है जब किसी अन्य बाजार में क्रेताओं का व्यवहार प्रतिबंधित नहीं होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा तीसरा, ए और बी दोनों ही सही है। और इसकी व्याख्या है, दिए गए कथन ए और बी दोनों कथन सही है। प्रभावी मांग तब उत्पन्न होती है जब किसी वस्तु या सेवा के प्रति इच्छा जिसकी पूर्ति हेतु उपभोक्ता के पास पर्याप्त साधन है तथा इन्हें खर्च करने की उसमें तत्परता विद्यमान हो, अर्थात प्रभावी मांग समग्र मांग तथा समग्र पूर्ति के बराबर हो। समग्र मांग बराबर समग्र पूर्ति, किंतु प्रतीकात्मक मांग उस समय उत्पन्न होती है जब किसी अन्य बाजार में क्रेताओं का व्यवहार प्रतिबंधित नहीं होता है। आगे है क्वेश्चन नंबर 37। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के लिए नवीन प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री का प्राथमिक उद्देश्य निम्नलिखित आगे हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 37। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के लिए नवीन प्रतिष्ठित अर्थशास्त्र का प्राथमिक उद्देश्य निम्नलिखित में से किसकी व्याख्या करना है। तो पहला है इसका आंसर व्यापार चक्र घटना। इसकी व्याख्या, व्यापार चक्र घटना की व्याख्या करना पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के लिए नवीन प्रतिष्ठित अर्थशास्त्र का प्राथमिक उद्देश्य है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के अनुसार व्यापार चक्र एक मौद्रिक घटना है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के अंतर्गत मांग व पूर्ति शक्तियों में होने वाले विचलन के कारण व्यापार चक्र के उचावचन उत्पन्न होते हैं। व्यापार चक्रों की 5 अवस्थाएं पाई जाती है: विस्तार, तेजी, पूर्ण रोजगार, अवरोध व पुनरुद्धार। आगे है क्वेश्चन नंबर 38। निम्नलिखित में से कौन से समृद्धि मॉडल में तटस्थ तकनीकी प्रगति को मान लिया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा तीसरा, एक और दो दोनों, यानी कि हैरोड मॉडल और सोलो मॉडल। इसकी व्याख्या, हैरोड तथा सोलो मॉडल में तटस्थ तकनीकी प्रगति को मान लिया जाता है। तटस्थ तकनीकी प्रगति उत्पादकों को समान पूंजी श्रम अनुपात के साथ अधिक उत्पादन करने का अवसर प्रदान करती है। सोलो मॉडल में यदि किसी दिए श्रम उत्पादन अनुपात के लिए सापेक्ष आगम शेयर स्थिति हो तो एक नवाचार सोलो तटस्थ है। आगे है क्वेश्चन नंबर 39। चालू वर्ष के लिए किसी अर्थव्यवस्था में सकल घरेलू उत्पाद अविस्फीतिक 110 है। यदि इसी वर्ष में सकल घरेलू उत्पाद में 15% की दर से वार्षिक वृद्धि हो तो वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर होगी। तो इसका आंसर है पहला 5%। इसकी व्याख्या है, चालू वर्ष के लिए किसी अर्थव्यवस्था में सकल घरेलू उत्पाद अवस्फीतक 110 है। यदि इसी वर्ष में सकल घरेलू उत्पाद में 15% की दर में वार्षिक वृद्धि हुई हो तो वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर 5% होगी। प्रतिशत के संदर्भ में वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि को निम्न प्रकार ज्ञात किया जाता है। वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद बराबर मौद्रिक सकल घरेलू उत्पाद माइनस अवस्फीतिक वृद्धि दर बराबर 15% माइनस 10% बराबर 5%। आगे है क्वेश्चन नंबर 40। ISLM मॉडल में संतुलन की प्रकृति क्या होगी। तो इसका आंसर होगा तीसरा, स्टॉक और प्रवाह संतुलन। इसकी व्याख्या है, ISLM मॉडल के संतुलन की प्रकृति स्टॉक और प्रवाह संतुलन दोनों होगी, चूँकि IS वक्र पर स्टॉक संतुलन और LM वक्र पर प्रवाह संतुलन विद्यमान है। IS वक्र पर स्टॉक संतुलन और LM वक्र पर प्रवाह संतुलन विद्यमान है। IS वस्तु बाजार की स्थिति तथा LM मॉडल पर मुद्रा बाजार की स्थिति को दर्शाता है। समग्र अर्थव्यवस्था में उस समय संतुलन होगा जब IS माइनस LM दोनों में समग्र अर्थव्यवस्था में उस समय संतुलन होगा जब IS और LM दोनों में संतुलन हो।
आगे को क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41। यदि सीमांत निर्यात प्रवृत्ति 0.1 और सीमांत उपभोग प्रवृत्ति 0.7 है, आय गुणक का मान होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा तीसरा 2.5। इसकी व्याख्या है, यदि सीमांत निर्यात प्रवृत्ति 0.1 और सीमांत उपभोग प्रवृत्ति 0.7 है तो आय गुणक का मान 2.5 होगा। खुली अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आय गुणक को निम्न सूत्र द्वारा ज्ञात किया जाता है। ये सूत्र है जिसकी मदद से हम लोग ये सॉल्व करेंगे, तो इसका आंसर हो जाएगा 2.5। तो आगे है क्वेश्चन नंबर 42। वितरण के नव प्रतिष्ठित सिद्धांत के अनुसार राष्ट्रीय आय में मजदूरी के हिस्से में स्थिरता आएगी जब साधन प्रतिस्थापन की लोच होगी। तो इसका आंसर हो जाएगा दूसरा 1 के बराबर। और इसकी व्याख्या है, वितरण के नव प्रतिष्ठित सिद्धांत के अनुसार राष्ट्रीय आय में मजदूरी के हिस्से में स्थिरता आएगी जब साधन प्रतिस्थापन लोच के 1 के बराबर होगी। यह सिद्धांत विभिन्न उत्पादन साधनों के मध्य राष्ट्रीय आय के वितरण को दर्शाता है। जब साधनों के मध्य प्रतिस्थापन की लोच 1 के बराबर होती है, श्रम तथा पूंजी के सापेक्षिक भाग स्थिर रहते हैं तथा पैमाने के स्थिर प्रतिफल प्राप्त होते हैं। साधनों को प्राप्त होने वाली मजदूरी उनकी सीमांत उत्पादकता के बराबर होती है। आगे क्वेश्चन नंबर 44। तकनीकी प्रगति पर पद के साथ निम्नलिखित उत्पादन फलनों के स्वरूपों पर विचार कीजिए। उपयुक्त में से कौन सा उत्पादन फलन श्रम वर्धित प्रौद्योगिकी के साथ श्रम और पूंजी के बीच निर्गत के वितरण को स्थिर बनाए रखता है? नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर चुनिए। तो इसका आंसर हो जाएगा पहला केवल ए, यानी कि ये Q इज इक्वल टू एफ के टी ए इंटू टी इंटू एल टी, ये हो जाएगा इसका आंसर। इसकी व्याख्या है, उत्पादन फलन श्रम वर्धित प्रौद्योगिकी के साथ श्रम और पूंजी के बीच निर्गत के वितरण को स्थिर बनाए रखता है। श्रम वर्धित प्रौद्योगिकी वह तकनीकी प्रगति है जो प्रभावी श्रम प्रति इकाई को बढ़ाती है। ऐसी तकनीकी जहां पूंजी तथा श्रम के मध्य प्रतिस्थापन की सीमांत दर कम है, पूंजी प्रधान तकनीकी कहलाती है। परंतु ऐसी तकनीकी जहां पूंजी व श्रम के मध्य प्रतिस्थापन की दर अधिक है, वह श्रम बचत तकनीकी कहलाती है। आगे क्वेश्चन नंबर 45। समृद्धि के एके मॉडल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही कथन कौन सा गलत है? तो इसका आंसर हो जाएगा तीसरा। मॉडल पूंजी के सापेक्ष ह्रासमान प्रतिफल को मानता है। इसकी व्याख्या है, मॉडल पूंजी के सापेक्ष ह्रासमान प्रतिफल को मानता है। यह कथन समृद्धि के एके मॉडल के बारे में गलत है, जबकि एके मॉडल के अंतर्गत पूंजी के सापेक्ष ह्रासमान प्रतिफल अनुपस्थित पाए जाते हैं। अंतर्जात समृद्धि ऐसी आर्थिक समृद्धि है जिसमें आर्थिक विकास की दर को बचत तथा निवेश बढ़ाकर प्राप्त किया जा सकता है। इस सिद्धांत के अनुसार आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करने के लिए बचत तथा निवेश में वृद्धि के साथ साथ तकनीकी प्रगति भी महत्वपूर्ण है। आगे क्वेश्चन नंबर 46। निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण निरपेक्ष अभिसरण के अस्तित्व के लिए सही नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा तीसरा, समान पूंजी श्रम अनुपात। इसकी व्याख्या, समान पूंजी श्रम अनुपात का लक्षण निरपेक्ष अभिसरण के अस्तित्व के लिए सही नहीं है। निरपेक्ष अभिसरण की परिकल्पना के अंतर्गत धनी और निर्धन देशों का एक समूह है जहां समान प्रौद्योगिकी उपलब्धता, समान जनसंख्या वृद्धि, समान बचत प्रवृत्ति है, किंतु उनके प्रारंभिक पूंजी श्रम अनुपात में भिन्नता है। ऐसे में ये प्रत्याशित है कि यदि देश धनी देशों की ओर केंद्राभिमुख हो तो इसे निरपेक्ष अभिसरण कहा जाता है। आगे क्वेश्चन नंबर 47। 16 के वृद्धि मॉडल में प्रति व्यक्ति निर्गत किसका फलन होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा चौथा, पूंजी श्रम अनुपात। इसकी व्याख्या है, 16 के वृद्धि मॉडल में फलन प्रति व्यक्ति निर्गत पूंजी श्रम अनुपात होगा।
सोलो ने माना कि यदि तकनीकी गुणांक परिवर्तित हो तो पूंजी श्रम अनुपात समय के साथ संतुलित अनुपात की दशा में समायोजित कर लेगा। सोलो मॉडल एक स्वचालित समायोजन को प्रस्तुत करता है जिससे संतुलन वृद्धि पथ को प्राप्त किया जा सकता है। सोलो के अनुसार जब उत्पादन परिवर्तित अनुपातों एवं पैमानों के स्थिर प्रतिफल की अवस्था में होता है, जब वांछित दर तथा प्राकृतिक दर में कोई अंतर नहीं रह जाता है। आगे क्वेश्चन नंबर 48। ट्यूशन बेरी की यह राय थी कि अल्प विकसित देशों में निम्नलिखित में से किस कारण से उनके भुगतान संतुलन पर गंभीर और प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा पहला, प्रदर्शन प्रभाव। इसकी व्याख्या है, ड्यूशनबेरी की यह राय थी कि प्रदर्शन के प्रभाव के कारण अल्प विकसित देशों में उनके भुगतान संतुलन पर गंभीर और प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। प्रदर्शन प्रभाव लोगों द्वारा दूसरों के कार्य और परिणाम के अनुरूप व्यवहार को उत्पन्न करते हैं, अर्थात लोगों में अपनी धनी व्यक्ति के उपभोग का अनुसरण करने की प्रवृत्ति पाई जाती है। यह प्रभाव एशियाई वित्तीय संकट के प्रसार को समझने में मदद करता है। आगे क्वेश्चन नंबर 49। लिबेनस्टीन ने अपने क्रांतिक न्यूनतम प्रयास सिद्धांत में जनसंख्या को ऐसे रूप में माना है जो, तो इसका आंसर हो जाएगा तीसरा, आय अवसादक। इसकी व्याख्या है, लिवेंस्टीन ने अपने क्रांति की न्यूनतम प्रयास सिद्धांत में जनसंख्या को आय अवसादक के रूप में माना है। लिवेंस्टीन के अनुसार अविकसित देशों में गरीबी का दुष्चक्र पाया जाता है जो कि उन्हें प्रति व्यक्ति निम्न आय स्तर वाले संतुलन के आसपास रखता है। जब विनियोग आवश्यक न्यूनतम मात्रा में कम किए जाते हैं तो उसे आय में वृद्धि तो अवश्य होती है, लेकिन बढ़ी हुई जनसंख्या के कारण वह प्रभावहीन हो जाती है। फलतः विकास का क्रम स्थिर बना रहता है। अतः जनसंख्या की इस ऊंची दर को नियंत्रित करने और प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि कर जनसंख्या वृद्धि की दर को घटाने के लिए न्यूनतम आवश्यक प्रयत्नों की आवश्यकता है, ताकि आर्थिक दुष्चक्र को तोड़कर आर्थिक विकास का मार्ग प्रशस्त किया जा सके। चूँकि जनसंख्या वृद्धि दर प्रति व्यक्ति आय के एक निश्चित स्तर पहुँचने पर घटने लगती है। आगे क्वेश्चन नंबर 50। कामगारों के पास उस पूंजी का स्वामित्व होना चाहिए जो उनकी बचत में से हुई है। यह किसके द्वारा दिए गए समृद्धि मॉडल की एक महत्वपूर्ण मान्यता है। तो इसका आंसर हो जाएगा एल पसीनेती। पहला आंसर हो जाएगा इसका। इसकी व्याख्या है, एल पसीनेती द्वारा यह मान्यता दी गई है कि कामगारों के पास उन पूंजी का स्वामित्व होना चाहिए जो उनकी बचत से हुई है। पसीनेती ने पैसिनेटी के अनुसार अर्थव्यवस्था में जब कोई व्यक्ति बचत करे तो उस बचत का स्वामित्व उस व्यक्ति के पास भी होना चाहिए, अन्यथा वह बचत करने को प्रेरित नहीं होगा।
आगे क्वेश्चन नंबर 51, गरीबी के दुष्चक्र के मांग पक्ष के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो इसका आंसर हो जाएगा पहला, निम्न आय, निम्न मांग, निम्न निवेश, पूंजी की अल्पता, निम्न उत्पादकता, निम्न आय। इसकी व्याख्या है, निम्न आय, निम्न मांग, निम्न निवेश, पूंजी की अल्पता, निम्न उत्पादकता, निम्न आय गरीबी के दुष्चक्र के मांग पक्ष के बारे में सही है। गरीबी के दुष्चक्र का प्रतिपादन प्रोफेसर रेगनर नर्कसे द्वारा किया गया है। दुष्चक्र के पूर्ति पक्ष बचतों की अपर्याप्तता के कारण उत्पन्न होती है, जो कि निम्न रूप से दर्शाया जाता है। गरीबी चक्र को इस प्रकार से दर्शाया जाता है। आगे क्वेश्चन नंबर 52, हेरोड मॉडल में निम्नलिखित में से कौन सा वांछित वृद्धि दर और वास्तविक वृद्धि दर के बीच असंतुलन का कारण है? तो इसका आंसर हो जाएगा पहला, प्रत्याशित निवेश और वास्तविक निवेश के बीच विसंगति। इसकी व्याख्या है, प्रत्याशित निवेश और वास्तविक निवेश के बीच विसंगति हेरोड मॉडल में वांछित वृद्धि दर और वास्तविक वृद्धि दर के बीच असंतुलन का कारण है। यदि वास्तविक वृद्धि दर वांछित वृद्धि दर से अधिक है तो आवश्यक पूंजी वास्तविक पूंजी से कम होगी, जिससे वस्तुओं तथा उपकरणों की अपर्याप्तता उत्पन्न होती है। इस प्रकार यहाँ अनुमानित प्रत्याशित निवेश वास्तविक निवेश से अधिक होगा तथा उत्पादन कुल मांग से कम रह जाएगा, अतः दीर्घकालीन स्फीति की स्थिति उत्पन्न होती है। आगे क्वेश्चन नंबर 53, निम्नलिखित में से किस समिति ने भारत में राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना किए जाने की सिफारिश की? तो इसका आंसर हो जाएगा चौथा, शिवरामन समिति। इसकी व्याख्या है, शिवरामन समिति ने भारत में राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण बैंक की स्थापना किए जाने की सिफारिश की थी। इस बैंक की स्थापना 12 जुलाई 1982 को की गई। इसका मुख्यालय मुंबई में स्थापित है। यह ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि एवं संबंधित क्रियाकलापों को सहायता प्रदान करने, एकीकृत एवं सतत विकास को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है। और यह ग्रामीण विकास बैंक था नाबार्ड, और इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। आगे हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 54, जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना के बारे में निम्नलिखित में से क्या विकल्प सही है? तो इसका आंसर हो जाएगा तीसरा, 1 व 2 दोनों सही है। इसका मतलब 1 और 2 ये दोनों सही है। तो पहला है, इसे 2008 में प्रारंभ किया गया था, और दूसरा है, इसमें प्रदूषण नियंत्रण हेतु 8 ऊर्ध्व मिशन है। इसकी व्याख्या है, जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना को वर्ष 2008 में आरंभ किया गया था। इसमें प्रदूषण नियंत्रण हेतु 8 ऊर्ध्व मिशन निम्नांकित है। पहला, राष्ट्रीय और सौर मिशन। दूसरा, उन्नत ऊर्जा दक्षता के लिए राष्ट्रीय मिशन। तीसरा, सतत पर्यावास पर राष्ट्रीय मिशन। चौथा, राष्ट्रीय जल मिशन। पांचवा, हिमालयी पारिस्थितिकी तंत्र को बनाए रखने के लिए राष्ट्रीय मिशन। छठा, हरित भारत के लिए राष्ट्रीय मिशन। सातवां, सतत कृषि के लिए राष्ट्रीय मिशन। आठवां, जलवायु परिवर्तन के लिए सामरिक ज्ञान पर राष्ट्रीय मिशन। आगे क्वेश्चन नंबर 55, निम्नलिखित में से कौन सी योजना राष्ट्रीय कृषि विकास योजना में शामिल नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा चौथा, जो कि यहाँ है उपरोक्त में से सभी। और इसकी व्याख्या है, प्रोटीन पूरक के लिए राष्ट्रीय मिशन, सेफरन मिशन तथा त्वरित धारा विकास कार्यक्रम राष्ट्रीय कृषि विकास योजना में शामिल नहीं है। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना अगस्त 2007 में शुरू की गई। इसका मुख्य उद्देश्य कृषि को लाभकारी बनाना, जोखिम प्रशमन और कृषि व्यवसाय उद्यमिता को बढ़ावा देना तथा कृषि संबंधित क्षेत्र के समग्र विकास को सुनिश्चित करते हुए 12वीं योजना अवधि के दौरान वांछित वार्षिक वृद्धि दर को प्राप्त करना तथा उनको बनाए रखना है। आगे क्वेश्चन नंबर 56, देश की जनसंख्या पिरामिड से निम्नलिखित में से क्या प्रदर्शित होता है? तो इसका आंसर है तीसरा, जनसंख्या का आयु और लिंग अनुसरण वितरण। इसकी व्याख्या है, देश की जनसंख्या पिरामिड से जनसंख्या का आयु और लिंग अनुसार वितरण प्रदर्शित होता है। इसका प्रतिपादन डब्ल्यू थॉमस ने किया था। यदि पिरामिड का आधार चौड़ा व लंबाई कम हो तो दीर्घ आयु में कमी तथा जन्म दर में अधिकता होगी। यदि पिरामिड का आधार कम चौड़ा तथा ऊंचाई अधिक हो तो जन्म दर में कमी तथा दीर्घ आयु में वृद्धि होगी। पिरामिड के निर्माण में बाएं अक्ष पर पुरुषों की संख्या तथा दाहिने अक्ष पर स्त्रियों की संख्या को दर्शाया जाता है।
आगे है क्वेश्चन नंबर 57। दीर्घ अवधि में निम्नलिखित में से कौन सा वक्र विकासशील अर्थव्यवस्था के लिए जनसंख्या के समय पथ का सटीक प्रतिनिधित्व करता है? तो इसका आंसर है दूसरा, लॉजिस्टिक वक्र। इसकी व्याख्या है, दीर्घावधि में लॉजिस्टिक वक्र विकासशील अर्थव्यवस्था के लिए जनसंख्या के समय पथ का सटीक प्रतिनिधित्व करता है। विकासशील अर्थव्यवस्था में जनसंख्या की तीव्र वृद्धि होती है तथा दीर्घकाल के बाद स्थिर हो जाती है। लॉजिस्टिक वक्र एस आकार का प्रदर्शित होता है। अगला क्वेश्चन है 58। कुल प्रजननता दर और सकल पुनर्जनन दर के बीच संबंध के बारे में सही कथन को चुनें। इसका आंसर हो जाएगा तीसरा, TFR ग्रेटर देन GRR। इसकी व्याख्या है, कुल प्रजननता दर और सकल पुनर्जनन दर TFR ग्रेटर देन GRR के बीच सही संबंध है। कुल प्रजनन दर बच्चों की वह संख्या है जो किसी भी स्त्री के संपूर्ण प्रजनन काल में पैदा हुए हैं। भारत में TFR 22 है। सकल पुनर्जनन दर पुनरुत्पादनीय आयु के दौरान पैदा हुई देश में औसत रूप में जीवित स्त्रियों की संख्या है। आगे क्वेश्चन नंबर 59। निम्नलिखित में से किसे पर्यावरणीय अस्तियों के मूल्यांकन के लिए हेडोनिक कीमत के रूप में प्रायः संदर्भित किया जाता है? इसका आंसर है पहला, किसी पर्यावरणीय अस्थि की इन हाउस कीमतों और भौगोलिक समीपता में भिन्नता के बीच योजकों का उपयोग करना। इसकी व्याख्या है, किसी पर्यावरणीय अस्थि की इन हाउस कीमतों और भौगोलिक समीपता में भिन्नता के बीच योजकों का उपयोग करना पर्यावरणीय अस्थियों के मूल्यांकन के लिए हेडोनिक कीमत के रूप में प्रायः संदर्भित किया जाता है। सर्वप्रथम वर्ष 1974 में शेरविन रोसेन ने हेडोनिक कीमत की व्याख्या की थी। हेडोनिक मूल्य निर्धारण मॉडल आधार कारकों की पहचान करते हुए यह बताता है कि जो वस्तु किसी आधार कीमत पर बेची जा रही है वह आंतरिक एवं बाह्य दोनों कारकों द्वारा प्रभावित होती है। आगे क्वेश्चन नंबर 60। निम्नलिखित में से कौन सी योजना भारत में महिलाओं के उत्थान के लिए नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा चौथा, उजाला योजना। इसकी व्याख्या है, उजाला योजना भारत में महिलाओं के उत्थान के लिए नहीं है। उजाला योजना की शुरुआत वर्ष 2015 में राष्ट्रीय LED कार्यक्रम के रूप में की गई थी। इस योजना का उद्देश्य कम लागत पर LED बल्ब उपलब्ध कराकर ऊर्जा बचत और ग्रीनहाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करना है। इस योजना के माध्यम से ग्रीनहाउस गैसों के उत्सर्जन में प्रति वर्ष अनुमानित 38 मिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड की कमी की जा सकती है। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। अगर आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।